मेट्रो बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबर लालगंज से है, जहां लालगंज नगर निकाय चुनाव में लालगंज नगर परिषद सभापति का पद सामान्य श्रेणी में कर दिया गया है। हालांकि अभी तक इस पर किसी भी प्रकार का राज्य चुनाव आयोग की तरफ से या फिर जिला प्रशासन की तरफ से विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है, लेकिन यह पक्का हो चुका है कि लालगंज नगर निकाय में सभापति का पद सामान्य श्रेणी में ही होगा। इस गहमा गहमी के बीच दर्जनों प्रत्याशी के नाम उभर कर सामने आ रहे हैं। कोई पुराने राजनीतिक खिलाड़ी हैं तो कोई राजनीतिक के मंझे हुए खिलाड़ी, या यूं कहें तो लालगंज नगर परिषद की राजनीतिक के किंग मेकर, तो कोई राजनीति में अपनी चेहरा चमकाने के लिए पहली बार आ रहे हैं। सभी प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के बीच अपनी अपनी जीत की दावेदारी भी कस रहे हैं। इसमें जनता आखिर किसे और कैसे अपना जनप्रतिनिधि चुने, किस पर भरोसा करे ताकि जुमलेबाजी का सामना न करना पड़े। बरसों से लालगंज की जनता जो परेशानियों को झेलते आ रही है, उन परेशानियों को न झेलना पड़े। आज इन्हीं सब मुद्दों को लेकर लालगंज नगर परिषद क्षेत्र के जाने माने चेहरा अधिवक्ता संतोष कुमार ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। संतोष जी, आप एडवोकेट हैं, अधिवक्ता हैं, बहुत अच्छी जानकारी भी आपको, और लालगंज से आप जुड़े हुए हैं, लालगंज के बारे में भी बहुत कुछ जान रहे हैं। बहुत सारी मामले ऐसे हैं जिसकी उजागर भी आप किए हैं। अभी एक खबर चल रही है लगातार मीडिया में और लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, यहाँ सभापति की चुनाव की सीट जो है उसे जनरल कर दिया गया है। तो इस गहमा गहमी में जनरल में कितने कैंडिडेट आने की संभावना है? जी, प्रत्याशियों की तो सीमा नहीं है। सभी जाति से 2-4 प्रत्याशी का नाम हम लोग भी सुन रहे हैं। और जहाँ तक सभापति के चुनाव का सवाल है, तो लालगंज शहरी क्षेत्र से कम 25 प्रत्याशी निश्चित रूप से रहेंगे। ज़्यादा रहेंगे, कम नहीं रहेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे देख रहे हैं कि जाति आधारित, जिस जाति की ज़्यादा संख्या है उस जाति के लोग भी आएंगे। तो क्या इस पे जाति का इफेक्ट पड़ेगा क्या? जी, बिहार में तो जातीय समीकरण है ही, लेकिन मेरा मानना है कि लालगंज शहरी क्षेत्र उससे अछूता रहेगा। इसलिए कि लालगंज के शहर के युवा लोग जाग गए हैं, अब विकास की बातें करते हैं। वे युवा जो बाहर गए हैं, पढ़े लिखे हैं, बाहर के माहौल से परिचित हुए हैं, वे शहर में आने के बाद विकास की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, जो आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं किया। इसलिए वहाँ जातीय समीकरण बिल्कुल टूट जाएगा। ये बताइएगा कि लालगंज में बहुत सारे प्रत्याशी पहले से रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जो नगर परिषद की ये नेतृत्व कर चुके हैं, और अभी भी वो लोग चुनाव में खड़ा होने जा रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे। शहर के विकास क्या होना चाहिए, लालगंज की विकास कितनी हुई और क्या होना चाहिए आपके नज़रिए से? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है सर। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई आपको देना चाहता हूं कि एकदम जनता से जुड़ा हुआ प्रश्न आपने उठाया है। लालगंज के विकास की बात किया जाए तो सर, लालगंज 1869 का नगर पालिका है। उस मामले में अगर आज हम देखें तो लालगंज शहर का विकास हुआ नहीं। अभी यूपी के सांसद संगम लाल गुप्ता जी आए हुए थे, उनसे हमारी बातचीत हुई। हमने यह प्रश्न उनके समक्ष रखा जब लालगंज के विकास के संदर्भ में चर्चा हुई। कहा उनसे कि सर, आप लालगंज जैसे शहर में आप आए हैं, क्या आपको देखने से महसूस हो रहा है कि आप शहर में आए हैं? उन्होंने एक स्वर में नकार दिया ताकि नहीं, थोड़ा सा भी महसूस नहीं हो रहा है कि मैं शहर में हूँ। इससे तो बेहतर हमारा ग्रामीण क्षेत्र है। थोड़ा सा भी दृष्टिकोण से नहीं लग रहा है कि शहर है। शहर का क्या पैमाना होता है, लालगंज का लोग भूल चुका है। यह शहर के दृष्टिकोण से किसी भी एंगल से यह शहर होने लायक नहीं है, जबकि शहर है तो शहर है ही नहीं। इसका मतलब है कि जो दृष्टिकोण से सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से विकास होना चाहिए, लालगंज शहर का विकास हुई ही नहीं। इसलिए मेरा मानना है कि आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने इसके प्रति संवेदनशीलता नहीं दर्शाया है। जो ही पुराने प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ने के वक्त बड़े बड़े जुमलेबाजी बातें भी करते थे, तो अब अगर जो प्रत्याशी आएंगे, नए हों या पुराने, जनता को कौन सा ऐसा सवाल उस प्रत्याशी से करना चाहिए और कैसे प्रत्याशी को वोट देना चाहिए, किस आधार पर प्रत्याशी का चुनाव किया जाए,
जनप्रतिनिधि का चुनाव किया जाए, ये आप बताइए। जी, जनता को पूछना चाहिए वैसे प्रत्याशियों से कि आप पूर्व में जनप्रतिनिधि के रूप में रहे हैं या वार्ड के मेंबर के रूप में आप रहे हों, उपाध्यक्ष के रूप में रहे हों, अध्यक्ष के रूप में रहे हों, आप किसी न किसी रूप में जनप्रतिनिधि के रूप में रहे हैं। तो वैसे प्रत्याशियों से जो अब सभापति या उपसभापति के प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच आने वाले हैं या चर्चा का बाजार गर्म है, तो उन लोगों से पूछना चाहिए कि महोदय, आप तो जनप्रतिनिधि रहे हैं, आप 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म रहे हैं, आप बतलाइए कि कौन सा पैमाना आपने विकास का तय किया है, आपने किस किस क्षेत्र में कौन कौन सा काम किया है जो मील का पत्थर आपका साबित होगा, जिस पर मैं गर्व करूं कि हमारे आप जैसे प्रतिनिधि ने हमारे शहर के विकास के लिए ये मुख्य भूमिका अदा किया है जो नगण्य है। मेरे दृष्टिकोण से अभी तक ऐसा किसी ने किया ही नहीं। एक बात बताइएगा कि एक जनप्रतिनिधि यानी नेता में ऐसा कौन सा गुण होना चाहिए वो जनता को हमेशा अपने तरफ आकर्षित करे? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कितना हो अच्छा काम कर दीजिए, जनता 100% आप जनता को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, विरोध होना लाजमी है, लेकिन मुद्दा का विरोध होना चाहिए, ना कि व्यक्ति का विरोध होना चाहिए। जैसे जो जनप्रतिनिधि रहे हैं आज आए तो उनसे मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाना चाहिए उनसे कि आप जनप्रतिनिधि रहे हैं तो हमारे शहर के सबसे पहले व्यवसायियों को चाहिए प्रश्न उठाना कि लालगंज में लाल बरसता था, लालगंज मुख्य व्यावसायिक नगरी रही है, आज वह कहाँ गया? कि हमारा 1869 का नगरपालिका और जीर्ण अवस्था में है और हाल का बना हुआ सराय जो नगरपालिका क्षेत्र भी नहीं है वह काफ़ी डेवलप कर गया। उसका आज ट्रांजैक्शन व्यवसाय की दृष्टिकोण से देख लीजिए प्रतिदिन करोड़ों रुपया है और आज हमारा गोला रोड मंडी का स्थिति देख लीजिए 50 लाख रुपया भी नहीं है। तो जो प्रमुख नगरी रही है, व्यवसायिक केंद्र रहा है लालगंज और सराय, तुलना दोनों में आज के डेट में है ही नहीं। तो एक मामले में वहाँ डिफर है, वहाँ दोनों का तुलना कर ही नहीं सकते हैं। व्यवसाय की दृष्टिकोण से लालगंज का ह्रास हुआ है। अब शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए तो 1869 के बाद लालगंज में लगभग काफ़ी समय व्यतीत हो गया। लालगंज का विकास होना चाहिए शैक्षणिक दृष्टिकोण से, जो नहीं हुआ है। एक भी महाविद्यालय सरकारी स्तर से पूरे प्रखंड में नहीं खुला, जो हमारे लिए दुख की बात है। तो शिक्षा का स्तर भी नहीं बढ़ा। जो हमारे यहाँ मिडिल स्कूल, हाई स्कूल हैं भी, जो पहले थे वही रह गए, नया कोई एक खुला भी नहीं। एक भी मिडिल स्कूल, हाई स्कूल नहीं खुला, जिसमें भी शिक्षा की गुणवत्ता देख लिया जाए तो शून्य है। मेरे मायने से हमने भी बहुत सारा विद्यालयों का अवलोकन किया है। आज मेरे बगल में मिडिल स्कूल है, जाकर देख लीजिए, डाँड़ भर मिट्टी खोदा हुआ है। कितना बार अध्यक्ष महोदय से कहते हुए रह गए कि सर आप अपने फंड से कुछ मिट्टी गिरा दीजिए ताकि समतल हो जाएगा। बच्चे जो आते हैं गरीब समुदाय से जो आते हैं पढ़ने, कम से कम वो शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, नहीं कर पाए। पिछले साल बाढ़ में भी बीबीसी का जो हुई देखे हैं, उस समय कई महीना तक विद्यालय बंद रहा और पूरे शहर की वही स्थिति है। कहीं भी हाई स्कूल, मिडिल स्कूल में पढ़ाई होती नहीं है और जहाँ तक प्राइवेट स्कूल का है तो उसमें भी कुछ पढ़ाई होती है, लेकिन सही पढ़ाई वहाँ भी नहीं है। भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार लागू किया, हमारे यहाँ भी 2011 में लागू किया गया शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में भी बना, लेकिन उसका भी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। शिक्षा के दृष्टिकोण से भी हम फेल हैं। सर, जो पूर्व में चुनाव होते थे उस समय वार्ड प्रत्याशी के द्वारा, जीते हुए वार्ड प्रत्याशी के द्वारा सभापति की चुनाव की जाती थी। उस समय पेपर में, बड़े बड़े अखबारों में निकला करता था कि किंग मेकर की भूमिका, फलाने आदमी ने किंग मेकर की भूमिका निभाई। तो जो चाहता था वो अपने प्रत्याशी को, जो 10 प्रत्याशी को खुश कर दिया, उसे चेयरमैन की पद दे दी जाती थी। अब अगर वो किंग मेकर ही चुनाव क्षेत्र में सभापति में की पद की दावेदारी ठोक दें तो इससे जो प्रत्याशी हैं उन पे और जनता पे क्या फ़र्क पड़ेगी? जी, ऐसे कोई भी किसी को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ऐसे ही कोई किसी को बनाया नहीं, बल्कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ रुपया का खेला होता था। आप महसूस किए होइएगा
कि बीच में ही 2 वर्ष पूरा 2.5 वर्ष के बाद लोग अविश्वास लगाकर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लगाकर उतार चढ़ाव किया करते थे। तो वहाँ पर विकास के मुद्दा पर नहीं होता था, अविश्वास प्रस्ताव विकास के मुद्दा पर नहीं लाया जाता था, बल्कि पैसा कमाने का तरीका था कि एक प्रत्याशी को हटाकर मोटी रकम उससे वसूलना है, फिर दूसरा को बैठाना है, उससे मोटी रकम वसूलना है। बस इसी चीज़ के लिए वहाँ पर ऐसा खेला जाता था। अब वैसे लोग जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि किंग मेकर जब चुनाव में आएंगे तब क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में सर चूँकि वे जनता के बीच गए नहीं, जनता से अपने पक्ष में वोटिंग के लिए निवेदन किए नहीं, जनता उनके पक्ष में मतदान किया नहीं, तो उनको पता चल जाएगा कि हम जो उलटफेर किए वह किसके लिए किए, सिर्फ पैसा के लिए किए। तो पता चलेगा, जनता पूछेगी कि आपने कई बार कई लोगों को उठक पटक की जो नीति अपनाई है, कुर्सी पर बैठाना हटाना, तो किसके लिए, कौन सा आपने काम किया विकास के लिए शहर में कि आपने ऐसा तरकीब अपनाया। जनता अच्छी तरह जानती है कि कोई विकास के लिए नहीं बल्कि सिर्फ पैसे के लिए आपने ऐसा किया। अब राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ईवीएम को हटा दिया गया है इस नगर निकाय के चुनाव में, और बैलेट पेपर से कहा जा रहा है कि चुनाव कराएंगे। तो ईवीएम और बैलेट पेपर के चुनाव में क्या फ़र्क पड़ेगी? जी, ईवीएम और बैलेट पेपर में मुख्यतः 2 मेरे नज़र से है मुख्य मुद्दा। एक है कि ईवीएम से परसेंटेज वह कम होता था, बैलेट पेपर से परसेंटेज बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? चूँकि ईवीएम में जो मशीन पर जो टिपा जाता था वह कुछ सेकंड तक बचता था, उसके बाद उसका ड्यूरेशन होता था, उस ड्यूरेशन के बाद ही मशीन दोबारा काम करना शुरू करेगा। और ऐसी स्थिति में जब बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो कोई ड्यूरेशन नहीं है, कोई टाइम टेबल वहाँ पर नहीं है। एक बार में जो दबंग प्रत्याशी होगा या उनका जो समर्थक होंगे या जो वहाँ पोलिंग एजेंट बैठे होंगे, किसी खास प्रत्याशी के पक्ष में वह कई वोट पोल करवा सकते हैं, और यहाँ पर नंबर ऑफ वोटिंग का परसेंटेज हाई हो सकता है, और हो सकता है कि फर्जी मतदान भी वहाँ हो, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इसीलिए पूर्व में निर्वाचन आयोग ने और भारत निर्वाचन आयोग ने कई बार समीक्षा करते हुए इसको बंद करके और ईवीएम से कराया था। आपके पास भी जन समर्थन है और आप भी कई मामलों की उद्भेदन कर चुके हैं, इसी के लिए आप जाने जाते हैं लालगंज शहर में। क्या आप भी चुनाव में प्रत्याशी के रूप में आएंगे क्या? जी, लोकतंत्र में हक अधिकार सभी को है, हकूक़ के लिए आदमी को लड़ना चाहिए, विकास के मुद्दा पर आना चाहिए लोगों को। तो ऐसे मन हम लोग ही बनाए हैं, लेकिन आगे जनता मालिक। अगर जनता हमें चुनेगी, जनता का समर्थन मिलेगा, तो कौन नहीं चाहेगा कि सभापति के प्रत्याशी के रूप में मैं चुना जाऊं। हम भी चाहेंगे कि जनता हमें चुने, तो मैं बिल्कुल ही, अगर जनता मुझे चुनेगी तो मैं बिल्कुल आऊँगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। एक आखिरी सवाल है कि चुनाव कब तक हो जाने की संभावना है? जी, अभी जो स्थिति चल रही है, कई बार पेपर में भी पढ़ने में आया कि दशहरा और दीपावली के बीच में होगा, लेकिन हम लोग भी निर्वाचन आयोग से संपर्क में हैं। जहां तक हम लोगों को वहां से सूचनाएं मिल रही है, अभी कई सारी खामियां वहां पर है, बहुत सारा कोरम अभी पूर्ण नहीं हुआ है। जैसे उप सभापति का अभी पूरे बिहार में, कल भी हमारी वहाँ बातचीत हुई है, उप सभापति का अभी पूरे बिहार में सीट क्लियर नहीं हुआ है, और भी बहुत सारा प्रकाशन होना है। तो इस तरह से होते होते अब सितंबर लगता है कि व्यतीत हो जाएगा, तो उम्मीद है कि नवंबर तक हो सकता है कि चुनाव हो। क्या इस बार की चुनाव में पैसों की लेन देन चलेगी? इसके बारे में हम तो विशेष नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर पैसों का लेन देन चलेगा तो जनता पुरजोर विरोध करेगी, इसलिए कि जनता सबक सीख चुकी है। पिछले साल बाढ़ में खाना पैखाना एक हो गया था, किसी ने पूछा तक नहीं। इसलिए जहाँ तक मेरा मानना है, हम भी जनता के बीच में जाते रहे हैं, 75% पब्लिक इस बार आर पार के मूड में है। जिन लोगों ने जनता को ठगा है, जनता उनसे सतर्क है, वैसे लोगों को मुंह
तोड़ जवाब देने के मूड में है जनता, वैसे पैसे बांटने वाले लोगों को भगाने के फेर में है जनता। किसी से अठन्नी जनता नहीं लेने के मूड में है इस बार। अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम संतोष कुमार है। मैं व्यवहार न्यायालय हाजीपुर में अधिवक्ता हूँ। लालगंज शहरी क्षेत्र का निवासी हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ।